अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने जीआईटी सिस्टम को कैसे एग्जामिनेशन करना है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं और इसका करेक्ट मेथड क्या होता है। सो ये फर्स्ट से लेकर हम एंड तक देखेंगे और इस तरह हमारी और वीडियोस भी हैं जो सामान्य सिस्टम को कवर करती हैं, तो उनको भी जरूर देखिएगा। सो जीआईटी सिस्टम बेसिकली हमारा ऑल्दो है तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का बड़ा सा कंपोनेंट, लेकिन उसमें हम एग्जामिन कमांड जो होती है वो जीआईटी नहीं होती, वो एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन होता है, खासतौर पर शॉर्ट कोर्स के अंदर। तो शॉर्ट कोर्स में जब हम कमांड होती है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, उसका मतलब हमें एब्डोमिन की सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जिसके अंदर हमारे विजरास हैं, जिसके अंदर हमारे विजरा यानी लिवर और स्प्लीन है जो मोस्ट कॉमनली लार्ज मिलते हैं हमें। इस तरह हमारी किडनीज हैं, इसी तरह जो है कोई मैस लीजन भी एब्डोमेन के अंदर हो सकता है। सो जब भी शॉर्ट केस की कमांड आपको आएगी कि डू द एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट, उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई हिपेटोस्प्लीनोमेगाली आपको मिलेगी, कोई मैस मिलेगा, कोई किडनी इनलार्ज हो सकते हैं, तो ये फाइंडिंग आपको मिलती है। तो उस केस में आपने सबसे पहले एब्डोमेन का एग्जामिनेशन पूरा करना है, उसके सारी स्टेप्स पूरे करने हैं और फिर अपने एक्सटेंशन में अंदर देखना है। अगर आपको लग रहा है सीएलटी है तो आपने सीएलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सीएलटी के स्टिग्मेटा लाइक क्लबिंग, पामारिथीमा और जॉइंटिस सारा कुछ देखना है। अगर आपको लगता है मिलिग्रेंसी तो मिलिग्रेंसी का स्टिग्मेटा जैसे कि पेटिके, ब्रूजेस, लिम्फ नोड, बोनी टेंडरनेस सारी देखनी है। इस तरह अगर आपको लगता है कोई टीबी का केस है तो आपने लिम्फ नोड और बीसी स्कार देखना है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका रेलेवेंट करना है। लॉन्ग केस में चूंकि आप पहले जीपी कर चुके होते हो तो उस मुताबिक आपने एब्डोमेन किया और बाकी सिस्टम करने हैं। सो ये डिफरेंट होता है शॉर्ट केस में एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू लॉन्ग केस के एग्जामिनेशन की। सो अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की हम बात करें तो उसके अंदर टिपिकल जो फाइंडिंग मिलती है वो आपकी विजरोमेगली होती है, दैट इज हिपेटोस्प्लीनोमेगाली या फिर मैस लीजन होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही केसेस होते हैं और इसको लेके आपने चलना होता है। सीएलडी केसेस के अंदर आपको एसाइटिस भी मिल जाती है, तो आपने एसाइटिस को बताना होता है कि एसाइटिस का एक्सटेंट क्या है, किस तरह शिफ्टिंग डलनेस आ रही है, फ्लूइड थियर आ रही है या नहीं आ रही, तो उसको भी आपने क्लिनिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम मिस कर जाते हैं वो जेनिटल एग्जामिनेशन है और रेक्टल एग्जामिनेशन है। सो अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कमांड आती है तो आपने जरूर उसमें एग्जामिनर को कहना है कि आई वांट टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटेलिया बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। सिमिलरली आपने बोलना है, आपने ऑफर कराना है कि मैं रेक्टल एग्जामिनेशन भी करना चाहता हूँ। लॉन्ग केस में खासकर जब आपको केस कोई अगर कमांड में आप क्लिनिकल कमांड आपको ऐसी कोई मिलती है जिसमें आपको बताया जाता है कि पेशेंट को जो है सस्पेक्टेड है कि वो क्रोनिक डायरिया का पेशेंट है, जिससे में क्रोन या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, तो आपका एग्जामिनेशन पेरिनल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपने देखना होता है कि कोई पेरिनल फिस्टूला या कोई पेरिनल स्किन टैग तो नहीं है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन आप इसको ऑफर करवा सकते हैं। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की अगर हम स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले जो चीज़ है वो यही होती है कि आपने एक अपना इंट्रोडक्शन कराना है पेरेंट्स से। आपने पेरेंट को बताना है कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है, अब फिर पूछना है कि मैं बच्चे का मुआयना करना चाहता हूँ। सो आपने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली, उसके बाद आप बच्चे के पास गए। आपने हमेशा उसको राइट साइड से अप्रोच करना है पेशेंट को और पेशेंट के 2-3 बातें कर ली हैं। बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो आप? तो इसका मकसद ये होता है कि आपने पेशेंट के साथ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, पेशेंट के साथ आपने रैपो डेवलप करनी है। सो ये बहुत जरूरी है। अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने पेशेंट के साथ बातें करनी है, थ्रू आउट एग्जामिनेशन पेशेंट के साथ बातें करनी है। इसका मकसद ये होता है कि आपका पेशेंट आपके साथ इन टच होता है, आप पेशेंट फ्रेंडली हो और आप पेशेंट को कोई हार्म नहीं करना चाहते। तो आपने थ्रू आउट एग्जामिनेशन पूछते रहना है, बेटा आपने खाना क्या खाया, कि स्कूल में पढ़ते हो, फलां डिफरेंट बातें होती हैं, तो आपने वो उससे करते रहनी है। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपने पूछ लेना है कि कहीं पे कोई दर्द तो नहीं है, बेटा आपको पेट में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अगर बच्चा बताता मुझे यहाँ पे दर्द है तो मैं उस एरिया को सबसे एंड पे एग्जामिन करता, उस एरिया में मैं बहुत जेंटल रहता। सो ये बहुत जरूरी है, उसका एग्जामिन करना है। अब एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। उससे भी पहले आपका 2 चीजें हैं हर एग्जामिनेशन में कि आपका एक्सपोजर कौन सा है और पोजीशन क्या है। सो पेशेंट जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है एब्डोमेन का, तो उसका आइडियल एक्सपोजर है फ्रॉम द निपल टू मिड थाई। बट बीइंग मोडेस्ट, हम पेशेंट का जो एग्जामिनेशन हम करते हैं वो हम आइडियली एक्सपोजर ये कि आपका ज़ीफी से लेके आपका सुप्राप्यूबिक एरिया तक एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपोजर है। पोजीशन क्या होगी? पेशेंट शुड बी इन स्पाइन पोजीशन। सो पेशेंट आपका स्पाइन पोजीशन में होना चाहिए। एग्जामिनेशन के बाद आप दौरान आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट का एब्डोमेन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहो। तो रिलैक्स कैसे रख सकते हैं? उसके मेथड 3 है। पहला मेथड ये है कि आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस में ले, उसके साथ बातें करें, ठीक है। तो उससे भी उसका एब्डोमेन, पेशेंट टेंस नहीं होगा तो उसका एब्डोमेन रिलैक्स रहेगा, आप इजीली उसके डीप स्ट्रक्चर को पैल्पेट कर सकेंगे। सेकंड ये है कि आप पेशेंट के साथ जो है वो उसको अपने खास तौर पर सर्दियों में अपने हाथ गर्म करें, पहले वार्म करें और फिर पेशेंट को टच करें। ठंडे हाथ लगाएंगे पेशेंट डेफिनेटली कंट्रैक्ट करेगा मसल, आपका एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। फोर्थ ये है कि आप पेशेंट को बेशक आप उसको थोड़ा सा लेग्स को फ्लेक्स भी कर सकते हैं। सो इससे भी पेशेंट की टोन थोड़ी कम हो जाती है। सो ये टिप्स हैं आपके पेशेंट के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान की। सो फर्स्ट इंस्पेक्शन के लिए आपने पेशेंट के एब्डोमेन के शेप को देखना है। सो इसमें जो एग्जामिनर लाइक कहते हैं कि वो आपने पेशेंट के बेड एंड पे लेवल पे आके देखना है। सो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, लेवल पे आके देखूंगा। इस तरह मैं फुट एंड पे जाके वहाँ फुट एंड के लेवल से देखूंगा पेशेंट को, फुट एंड प्रॉपर जाके, और वहां से देखूंगा कि पेशेंट की एब्डोमेन की कोई एसिमेट्री तो नहीं है, कोई लोकलाइज्ड डिस्टेंशन तो नहीं है।
उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो सबसे पहले आपने शेप देखनी है। अगर आपका एब्डोमेन का जो है वो अगर डिस्टेंडेड है तो आपने देखना है क्या डिस्टेंशन जनरलाइज है या लोकलाइज है। लोकलाइज डिस्टेंशन होगी, सपोज यहाँ पर डिस्टेंशन है तो ये उसकी स्प्लीन इनलार्ज होगी, यहाँ पर डिस्टेंशन है तो हेपेटोमेगली होगी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि लोकलाइज डिस्टेंशन में आपकी विजुरोमेगली हो सकती है, जबकि जनरलाइज डिस्टेंशन होगी तो आपकी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम ग्रोसली बात करें तो उसमें अगर बड़ा बच्चा उसमें फ्लूइड हो सकता है, उसके अंदर फीकल मैस हो सकते हैं, उसमें फ्लेटस हो सकता है। सो ये सारी चीजें उसकी जनरलाइज डिस्टेंशन के अंदर आती हैं। इस तरह ओबेसिटी भी जनरलाइज डिस्टेंशन के अंदर आती है। सो डिस्टेंशन आपने देख ली, शेप देख ली, फिर एब्डोमिनल मूवमेंट देखनी है, क्या इसमें एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी अम्बलाइकस। सो नॉर्मली अम्बलाइकस जो होती है हमारी बिल्कुल इन्वर्टेड टाइप की होती है अम्बलाइकस, ठीक है। तो जब आपको असाइटिस होती है या कोई और मसला होता है तो अम्बलाइकस जो है वो बिल्कुल इस तरह स्लिट लाइक हो जाती है। तो ये अम्बलाइकस टिपिकल है फिश माउथ अम्बलाइकस, स्लिट लाइक असाइटिस के लिए होती है अम्बलाइकस, ठीक है। तो बाज़ दफा असाइटिस ग्रॉस हो तो अम्बलाइकस आपकी इवर्टेड बाहर भी आ सकती है, जिसको हम इवर्टेड अम्बलाइकस कहते हैं। इसके बाद आपने देख लेना है कोई एब्डोमेन के अंदर पर स्कार मार्क तो नहीं है। स्कार मार्क किसी प्रीवियस सर्जरी को शो कर सकता है। स्ट्राया देख लेनी है, स्ट्राया कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिंक स्ट्राया है या व्हाइट स्ट्राया है तो ये ओबेसिटी को शो करते हैं, और अगर पर्पल स्ट्राया है तो ये शो करते हैं कि पेशेंट कुशिंग गाइड सिंड्रोम है। इस तरह आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेन्स जरूर देखनी है कि वेन्स कहाँ पे प्रोमिनेंट है और उनकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। सो कहाँ पे प्रोमिनेंट है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो का रूल ये है कि उसके लिए आपने वेन्स, सपोज अगर ये वेन जा रही है तो आपने दोनों साइड से कंप्रेस करना है उसको, फिर एक साइड को छोड़ना है और दूसरी दफा दूसरी साइड को छोड़ना है। So, जब आप कंप्रेस करते हैं तो जिस साइड को जब छोड़ते हैं आप, अगर उससे रैपिड फ्लो हो जाता है तो मतलब उसकी फ्लो की डायरेक्शन उस तरफ है। सपोज अगर इसको मैं यहाँ से कंप्रेस करता हूँ और यहाँ से छोड़ता हूँ तो बहुत रैपिडली ब्लड इस तरफ फिल होता है, तो मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस तरफ है इसकी। सो अपने फ्लो की डायरेक्शन को मेंटेन करना है। इंपॉर्टेंस की क्या है कि जब आपकी सीएलडी होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, तो अम्बलाइक क्योंकि सारा ब्लड अम्बलाइकस की तरफ आ रहा होता है, जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो आगे ब्लॉकेज है तो ये अम्बलाइकस से ब्लड बाहर जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ऊपर वाली वेन्स हैं ये आपकी सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होंगी, यहाँ से नीचे वाली वेन इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होगी। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो अम्बलाइकस से ऊपर अपवर्ड होगा और अम्बलाइकस से नीचे डाउनवर्ड होगा। इस तरह अगर हमारा जो है इंफीरियर वेना केवा ब्लॉकेज होगी तो जो फ्लैंक की वेन्स होगी उनकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो अपवर्ड आपको मिलेगी। सो अम्बलाइकस अपने वेनस फ्लो को देखना है कि ये किस तरह है। इंस्पेक्शन के आप अंदर आपके हर्नियल ओरिफिस आप चेक करनी है। पेशेंट को बोलना है खांसी करे और आपने देखना है कि उसके हर्नियल ओरिफिस कैसे हैं, क्या उसको अम्बलाइकस हर्निया, पैराअम्बलाइकल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक हर्निया तो नहीं है। तो ये भी आपने उसके अंदर देखने हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इंस्पेक्शन की हैं। इस पर आपने इंस्पेक्शन पे सारी चीजों को जरूर देखना और इन पे कमेंट करना है और एग्जामिनर आपसे ये चीजें पूछेगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप को, इसको हम पैल्पेशन कहते हैं। पैल्पेशन जो है अगेन मैंने बताया था कि आपने पहले अपने हाथ गर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को पैल्पेट करना है। पैल्पेशन के हम 4 स्टेप्स में पैल्पेशन करते हैं। सो फर्स्ट इज superficial palpation, second is deep palpation, third is visual palpation, fourth if required gross ascites केस में हम करते हैं dipping method of palpation। सो ये 4 मेथड ऑफ palpation आपने माइंड में रखने हैं कैसे करने हैं। सो फर्स्ट 3 तो हम हर पेशेंट में करते हैं। चौथा मेथड हम करते हैं जब हमें ग्रॉस ascites हो और हमें विजरा ना मिल रहे हो तो हम करते हैं dipping method of palpation। सो हर मेथड ऑफ palpation की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है हमारा superficial palpation। सुपरफिशियल पैल्पेशन के अंदर हम उसको पेशेंट का, इसका मकसद ये होता है कि हमने एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना है जब पैल्पेट कर रहे होते हैं, ताकि पेशेंट को नर्वस ना हो, उसको एंग्जाइटी ना हो। और सेकंड इसके अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई रिजिडिटी या गार्डिंग तो नहीं है। सो रिजिडिटी और गार्डिंग क्या होती है? रिजिडिटी बेसिकली फिनोमेना है जिसके अंदर पेशेंट के जिस एरिया में उसको पेन हो रहा होता है उसके मसल कंट्रैक्ट कर जाते हैं, जबकि गार्डिंग एक फिनोमेना है जिसमें पेशेंट रिफ्लेक्सली उस एरिया के मसल को कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब हम टच करते हैं तो वो रिफ्लेक्सली कंट्रैक्ट करता है। सो इसका मेथड ये है कि आइडियली मेथड ये होता है कि हम पेशेंट के जो है ना इसके एब्डोमेन को डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, 8 क्वाड्रेंट्स के अंदर। सो इसकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, 2 हमारी लाइन गुजरती हैं जो हमारे वर्टिब्रल कोस्टल लाइंस हैं, इसके नीचे से गुजरती हैं 2 लाइन इस तरह, और 2 हमारी इलियक क्रस्ट से लाइन गुजरती हैं, और 2 हम इसको मिड ऑफ जो हमारा इंग्वाइनल एरिया है उससे हम 2 लाइनें ड्रा करते हैं। तो इनको हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट आइलिक फोसा, epigastrium, then umbilicus, then hypogastrium, then again वही हमारे एरिया है hypochondrium, lumbar and iliac fossa। So इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हम जब भी कोई मैस डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह इनके एरियाज वाइज बता सकते हैं कि ये मैस हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा तो लिवर होगा, लेफ्ट में होगा तो स्प्लीन होगा, लंबर में होगा तो किडनीज होंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसको हम क्लिनिकली हम इसको मैस को या चीज को पैथोलॉजी उसको हम इस तरह लोकेट कर सकते हैं। सो अब हमने मूव कैसे करना है, तो मूव यूजुअली हम एस की शेप में करते हैं और हम राइट आइलिक फोसा से शुरू करते हैं, फिर राइट लंबर, फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और फिर एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, फिर लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। सो सबसे पहले मैं सुपरफिशियल पैल्पेशन करता हूं। इसमें हमने सिर्फ पैल्पेशन का एक रूल ये भी है कि आपको जो है ना पेशेंट के लेवल पे आए और आपकी जो आर्म, जो एल्बो है, जो आपका रिस्ट जॉइंट है, सारे एक लेवल पे हो। सो ऐसे आपने आना है, ठीक है। पेशेंट के लेवल पे आपने आना है और इस तरह पैल्पेट करना है, ठीक है। सो आपकी मूवमेंट इस जगह पे होती और ये आपका हाथ इन इस तरह होगा, और हमेशा पैल्पेट करते हुए आपका फेस पेशेंट के मुंह की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आप पेशेंट को फेस को देख रहे हो, रीजन क्या है, जब आप पेशेंट जब पैल्पेट कर रहे होते हैं तो पेशेंट को टेंडरनेस या पेन हो सकता है। सो आप हमेशा आपने
अपना फेस जो है वो पेशेंट की तरफ देखते हुए करना है। पेल्पेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सो मैं सुपरफिशियल पेल्पेशन करता हूँ, तो पेशेंट के लेवल पे आप आए और आपने इन लाइन रखा और आपने पेशेंट की फेस की तरफ देखा और आपने ऐसा ऐसा मूव किया आपने, तो आपको लग रहा है कि पेशेंट को कोई सुपरफिशियल टेंडरनेस नहीं है, कोई गार्डिंग नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, तो आप इस तरह उसको सुपरफिशियल पेल्पेशन कर सकते हैं। सो आपने यहाँ से मूव किया, उसको सुपरफिशियल ये देखते गए ऐसे ऐसे इस तरह करते गए, ठीक है, उसको देखते गए फेस की तरफ और पेल्पेट करते गए। सुपरफिशियल पेल्पेशन ये होती है। नेक्स्ट हमारा आता है डीप पेल्पेशन। तो डीप पेल्पेशन के अंदर आपने पेशेंट को रिस्ट जॉइंट पे यहाँ पे मूवमेंट करनी है उसकी और उसके अंदर पेल्पेट करना है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपने पेशेंट को पोक नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आके ऐसे उंगलियां मार रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत होता है, इससे पेशेंट को पेन होता है और एग्जामिनर बहुत माइंड करता है। सो आपने मूवमेंट यहाँ पे करनी है, स्मूथ मूवमेंट करनी है और कोशिश करना है, जैसे बड़ा बच्चा है आपका तो उसमें आपने कोऑर्डिनेट करना है विद द रेस्पिरेशन। जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो आपने रुक जाना है, जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो आपने ऊपर मूव करना है, क्योंकि एक्सपायरेशन में हमारे स्ट्रक्चर ऊपर जाते हैं। सो आप ऊपर मूव करें, इंस्पायरेशन में आप रुक जाएं, तो चूंकि लंग की वजह से नीचे आएंगे स्ट्रक्चर, तो आपके वो हाथ को फील कर सकते हैं। सो इंस्पायरेशन आपने रुक जाना है, एक्सपायरेशन आपने ऊपर मूव करना है। तो पेशेंट के साथ कोशिश करनी है कि कोऑर्डिनेट हो। फिर आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है, आराम आराम से, इधर मुंह करो और लंबी आराम आराम से लंबी ऐसे लंबी लंबी सांस लो आराम आराम से, ठीक है। अब यहाँ एक्सपायरेशन रुक जाना है, इंस्पायरेशन पर मूव करना है आपने ऊपर, ठीक है। आप इंस्पायरेशन मूव किया आपने, रुक जाए, उसके ऊपर रुक गए, आप इस पे रखिए, ठीक है। तो इस तरह आपने डीप पल्पेशन पे आराम आराम सांस लो, ठीक। डीप पल्पेशन आपने थ्रू आउट अपने एब्डोमेन पल्पेट कर लेना है, ठीक है, पूरे कोऑर्डिनेट सारे पल्पेट करने हैं। तो डीप पल्पेशन का मतलब क्या होता है? डीप पल्पेशन से हम गेन करना चाहते हैं कि पेशेंट को कहीं पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं रीबाउंड टेंडरनेस तो नहीं है, क्या उसका कोई मैस रीजन तो नहीं है। तो डीप पल्पेशन से हम ये सारी चीजें पेशेंट की चेक करते हैं कि किसी एरिया में, किसी इलिक फोसा में उसको कोई मैस रीजन तो नहीं, कोई टेंडरनेस तो नहीं, कोई रीबाउंड टेंडरनेस तो नहीं है। रीबाउंड टेंडरनेस क्या होती है? टेंडरनेस तो ये होती है कि जब आपने कहीं पे पोक किया उसको, तो पेशेंट अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे तो वो टेंडरनेस है। लेकिन अगर आप सपोज मैंने यहाँ पे दबाया और एकदम से छोड़ा और पेशेंट को पेन हुआ, तो इसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, और ये टिपिकल है फॉर द एपेंडिसाइटिस। सो ये आपने देख लिया। अगर कोई भी आपको विजरा मिल जाए, सपोज मुझे यहाँ पे एक मैस मिल गया है, तो मैं उसकी डिटेल्स देखूंगा। मैं देखूंगा कि उसकी साइड क्या है, उसका साइज क्या है, उसके बॉर्डर्स कैसे हैं, उसकी सरफेस कैसी है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। फिर मैं देखूंगा कि उसका जो है मूवमेंट क्या है, क्या वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से मूव कर रहा है कि नहीं, क्या स्किन से मोबाइल है कि नहीं। जो स्ट्रक्चर हमारे रेट्रोपेरिटोनियन है, जैसे कि किडनी है या पैंक्रियाज है, तो वो मोबिलिटी उनकी नहीं होती, वो मूव नहीं करते। फिर मैं देखूंगा कि पेशेंट क्या वो मैनुअली पल्पेबल है कि नहीं। किडनीज हमारे वाइड स्ट्रक्चर हैं जो कि बाय मैनुअली पल्पेबल होते हैं। फिर मैं देखूंगा कि उस स्ट्रक्चर की अपर लिमिट रीचेबल है कि नहीं। तो जो हमारी स्प्लीन है या लिवर है, उनकी अपर लिमिट रीचेबल नहीं होती। इस तरह जो हमारा किडनी ब्लैडर है, उसकी लोअर लिमिट रीचेबल नहीं होती। सो हर मैस के अंदर आपने चीजें जरूर देखनी है। तो कोई भी मैस सपोज मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैं उसको मैस को लोकलाइज करूंगा, उसकी सारी सराउंडिंग चेक करूंगा, उसके बॉर्डर चेक करूंगा, सरफेस चेक करूंगा, टेंडरनेस चेक करूंगा, उसको मेजर करूंगा। अब मैस को मेजर कैसे करते हैं? सपोज एक मैस पड़ा हुआ है, तो उसकी मेजरमेंट ये होती है कि आपने उसकी 2 डायमेंशन लेनी है। 2 डायमेंशन जो भी, सपोज यहाँ पे एक मैस पड़ा हुआ है, तो उसकी 2 डायमेंशन लेनी है आपने, 2 मैक्सिमम डायमेंशन लेनी है। जहां पे वो मैक्सिमम है, तो उन एरिया को आपने लेना है और बताना है कि ये 2x4 सेंटीमीटर है, 5x4 सेंटीमीटर है, जितने सेंटीमीटर है आपने उसको बताना है। सारी चीजें आपने मैस की लिख लेनी है। तो ये मैस की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस साइड पे है, क्या मिडल क्रॉस कर रहा है कि नहीं, टेंडर है कि नहीं, सरफेस कैसी है, बॉर्डर कैसे हैं, सारी चीजें आपने देखनी है। इसके बाद हमारा आता है विजुअल पल्पेशन, कि आपने विजरा को पल्पेट कैसे करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो विजरा हमारे जो इंपॉर्टेंट विजरा है उसके अंदर लिवर, स्प्लीन, किडनीज और ब्लैडर है। सो इनको हम पल्पेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले हम लिवर की तरफ देख लेते हैं। सो लिवर को पल्पेट करने के लिए हम मूव डिफरेंट मेथड है। जो कॉमनली मेथड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम करते हैं इंडेक्स फिंगर का, कि इंडेक्स फिंगर से हम उसको मूव करते हैं। और भी मेथड है कि आप यहाँ से फिंगर रख के इस जो इनके फिंगर टिप्स हैं इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर एक मेथड है कि आप इन दोनों से भी यूज कर सकते हैं, इस तरह मूव कर सकते हैं ऊपर आप लिवर के लिए। और फिर एक मेथड है कि आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो कॉमनली जो मैं करता हूँ वो मैं तो अपने इस इंडेक्स फिंगर को यूज करता हूँ। तो ये सारे मेथड रिकमेंडेड है, जिसपे आपको एक्सपीरियंस है और जिसको आप अच्छा समझते हैं तो आप वही कर सकते हैं। सो लिवर, चूंकि लिवर यहाँ पे पड़ा होता है हमारा राइट हाइपोकोंड्रियम में, और इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ आती है, तो हमारी जो मूवमेंट है फिंगर की वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अगर जब भी आपको लिवर मिलता है तो आपने लिवर के बॉर्डर के साथ मूव करना है और लेफ्ट लोब लोकलाइज करनी है कि आप उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ से मूव करेंगे, बेटा लंबे लंबे सांस आराम सांस लो। एक्सपायर किया, इस पे अंदर गए, एक्सप्रेशन पे रुक गए, इंस्पिरेशन पे अंदर गए, एक्सप्रेशन पे रुक गए, इंस्पिरेशन पे अंदर गए और रुक गए और रुक गए, इस पर एक्सप्रेशन पे अंदर गए और इंस्पिरेशन पे आपने रुक जाना है, एक्सप्रेशन पे अंदर जाना है, ठीक है। सो आपने सारा बॉर्डर थ्रू आउट जाना है, उसको देख लेना है कहीं पे आपको लिवर मिल तो नहीं रहा, और साथ अपने पेशेंट के फेस की तरफ देखना है आपने, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे अगर लिवर मिल गया है तो मैं लोकेट कर लूंगा कि पेशेंट का ये लिवर कितने सेंटीमीटर है बिलो द इन मिड लाइन बिलो द कोस्टल मार्जिन। सपोज ये मिड लाइन है निप्पल के लेवल के ऊपर, तो ये 4 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन है। तो यहीं पे मैं इस साइड पे मूव करता जाऊंगा, साथ में देखूंगा कि इसकी लेफ्ट लोब क्या इनलार्ज है कि नहीं। तो इस तरह मुझे मिल जाएगा कि लिवर क्या है। साथ ही मैं देख लूंगा कि लिवर की सरफेस कैसी है, क्या ये टेंडर तो नहीं है, क्या इसके बॉर्डर कैसे हैं इसके।
तो ये मैं सही पे देख लूंगा। अगर लिवर टेंडर होगा तो ये हेपेटाइटिस हो सकती है या सीसीएफ हो सकता है। अगर लिवर नॉन टेंडर है तो ये बाकी पैथोलॉजी हो सकती हैं। लिवर अगर सॉफ्ट है तो हेपेटाइटिस हो सकता है, सीएसएफ हो सकता है, सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। अगर लिवर की सरफेस जो है वो हार्ड या इरेगुलर है तो ये हो सकता है हमारा सीएलडी, या फिर हमारी जो है वो कोई मिलेग्नेंसी हो सकती है। सो सॉफ्ट लिवर है तो सीसीएफ, हेपेटाइटिस। सॉफ्ट लिवर है पेनफुल तो हेपेटाइटिस, सीसीएफ। सॉफ्ट लिवर है नॉन पेनफुल तो ये स्टोरेज डिसऑर्डर हो सकते हैं। सॉफ्ट लिवर, हार्ड लिवर है, फर्म लिवर है, इरेगुलर सरफेस है तो ये हमारा मिलेग्नेंसी हो सकती है या फिर सीएलडी हो सकता है। सो इस बेस पे हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब आपने लिवर देखा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। जब आप बोलेंगे कि पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस है तो डॉक्टर पूछेंगे कि अगर सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है, पेनफुल है, तो मानेगा कि भाई आपके पेशेंट को हेपेटाइटिस है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये तो हार्ड है, इरेगुलर सरफेस है, तो वो नहीं कहेगा कि हेपेटाइटिस है, आप वो कहेगा कि ये कोई सीएलडी का केस है या फिर कोई मिलेग्नेंसी है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिफेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इंपॉर्टेंट है। अब होता है क्या है कि बाद दफा बच्चों के अंदर जब नमूनिया यहाँ पर इन्फ्लेशन हो तो लिवर डिसेंड भी कर सकता है, तो इसको कैसे हमें रूल करना है उसके लिए हमने परकस करेंगे और अपर बॉर्डर लिवर देखेंगे। सो हम ऊपर से आराम सांस लो बेटा, सेकंड इंटरकोर्स स्पोर्स लेंगे हम, उसके साथ हम परकस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपकी डोज यहाँ सुने और यहाँ पे डल होगी। सो हमारी यहाँ पे स्टोन डल हुई है तो इस एरिया से लेके नीचे तक मेरा जो है वो मैंने नीचे से मार्क किया हुआ था 4 सेंटीमीटर, और ऊपर जो मैं मेजर कर लेता हूँ यहाँ तक हमारा है 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ तक हमारा 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। सो अगर मैं टोटल स्पैन करूँ सपोज करके तो इसमें 7 और 4 हमारा जो है 11 सेंटीमीटर तक स्पैन बन रहा है। सो हम बताऊंगा कि मेरा लिवर पैल्पेबल है, इतने सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन इनलार्ज है, टोटल स्पैन इतना है, टेंडर है, सरफेस कैसी, बॉर्डर कैसे है, लेफ्ट लो पैल्पेबल है नहीं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये लिवर के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं स्प्लीन की तरफ। तो स्प्लीन नॉर्मली हमारी इस एरिया में पड़ी होती है, लेफ्ट साइड के ऊपर कोस्टल मार्जिन नीचे पड़ी होती है। स्प्लीन तभी पैल्पेबल होती है जब इसका साइज मोर देन ट्वाइस द नॉर्मल साइज हो जाए, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर स्प्लीन की डायरेक्शन जो मूवमेंट की है वो नीचे की तरफ होती है, जबकि बड़े बच्चों के अंदर डायरेक्शन इसकी राइट साइड पे आती है। तो इसलिए हम जब पैल्पेट करते हैं स्प्लीन को तो हम इसी डायरेक्शन में इसको पैल्पेट करते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन को पैल्पेट करने के लिए आपने यहाँ से मूव करना है, रेस्पिरेशन बेटा लंबे लंबे सांस लो आराम आराम से। जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो आपने ऊपर जाना है, एक्सपायर करना रुक जाना है, एक्सपायर करना ऊपर जाना है, इस तरह आपने मूव करते जाना है ऊपर। पेशेंट के फेस की तरफ देखते रहना है आपने हमेशा इस दौरान, और स्प्लीन को आपने देख लेना है। जहाँ पे आपको लोकलाइज हो जाए आपने बता देना है कि फील हो रही है कि नहीं फील हो रही। सपोज मुझे नहीं यहाँ फील हो रही तो मैं क्या करूंगा, हम यहाँ से उसको हाथ से पकड़ूंगा, आराम से रहो, ठीक है। और यहाँ से पकड़ूंगा इसको, थोड़ा सा यहाँ से अंदर मीडियली और लोअर डाउनवर्ड रोटेट करूंगा, इसको मूव करूंगा और फिर पैल्पेट करूंगा। अगर स्प्लीन होगी थोड़ी बहुत बड़ी तो वो मुझे फील हो जाएगी। अगर स्टिल भी मुझे स्प्लीन नहीं मिली तो मैं इसको राइट साइड पे रोटेट कन्वर्ट कर लूंगा उसको, और फिर मैं उसको फील करूंगा, ठीक है, इस तरह करके। सो ये एग्जैक्ट मेथड है स्प्लीन का। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही तो आप इस तरह भी फील कर सकते हैं। सो पहले आप नॉर्मली मूव करना है, फिर आपने उसको पीछे से प्रेस करके मूव करना है, फिर आप उसको साइड पे कर सकते हैं। सो इन डिफरेंट वे से आपने स्प्लीन को चेक करना है क्या स्प्लीन आपकी इनलार्ज है या नहीं है। स्प्लीन जब भी इनलार्ज होगी तो आपने डेफिनेटली उसमें देखना है कि स्प्लीन एक नॉच पैल्पेबल है कि नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपने स्प्लीन को किडनी से डिफरेंशिएट करना है। सो उसके मेथड्स क्या होते हैं, उसमें यह है कि स्प्लीन जो है हमेशा स्प्लीन का अपर बॉर्डर आपका रीचेबल नहीं होता, किडनी का अपर बॉर्डर रीचेबल होता है। स्प्लीन के अंदर स्प्लीन एक नॉच होती है, किडनी में स्प्लीन एक नॉच नहीं होती। स्प्लीन की डायरेक्शन जो है इनलार्जमेंट की वो टुवर्ड अम्बिलिकस और राइट इलियक फोसा की तरफ होती है, जब किडनी की डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली इसी एरिया के अंदर होती है। स्प्लीन के ऊपर अगर परकस करेंगे तो आपको जो नोट है वो आपको डल मिलेगी, जबकि चूंकि किडनी के आगे विजरा पड़े होते हैं, गट पड़ी होती है, तो उसकी आगे नोट होती है वो रेजोनेंट मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशियल है, ये एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। स्प्लीन के बाद हम आ जाते हैं किडनी की तरफ। हमने किडनी कैसे पैल्पेट करना है। सो किडनी की पैल्पेशन जो होती है वो बायमैनुअल होती है। किडनी के पैल्पेशन के लिए हम अगर राइट साइड पैल्पेट करना है हमने, तो उसके पीछे हम एक हाथ रखेंगे और फ्रंट से हम उसको दबाएंगे, ठीक है। और हमने पीछे से आगे करना है, आगे से पीछे दबाना है इसको, और हमने फील करना है। जब बच्चा लंबे सांस लो बेटा, शाबाश। जब बच्चा सांस लेगा तो अगर किडनी लार्ज है तो वो आपके हाथ के दरमियान से स्लिप करेंगे, ठीक है, आपके हाथ के दरमियान से मूव करेंगे। किडनीज जो है वो बेलेट लेफ्ट साइड को करना है आपने, तो लेफ्ट साइड पे आप ऐसे हाथ रखेंगे और राइट से ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसको कहेंगे रिस्पिरेशन करिए, तो रिस्पिरेशन के दौरान जो है वो किडनी आपके हाथों के दरमियान से स्लिप होगा। स्प्लीन जो है वो बिलोटेबल होती है। बिलोटेबल का मतलब क्या है कि आप अगर इसको पीछे से प्रेस करेंगे, अगर मैं इसे हाथ रखे हुए मैं पीछे से प्रेस करता हूँ तो ये मुझे आगे से फील होगी। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो बिलोटेबल होता है, वो आपको आगे से फील भी होता है। सो किडनी पैल्पेट करने के बाद इसमें अगर किडनी आपको इनलार्ज मिल रहे हैं तो आप रीनल मर्फी पंच का साइन भी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को आप बिठाएंगे और उसके स्पाइन और कोस्टल एंगल दरमियान में आप थोड़ा सा पंच भी कर सकते हैं, जो कि पायर नेफ्रोसिस या इन्फेक्शियस कंडीशन में पॉजिटिव होता है। डेफिनेटली ऐसे केस कम ही आते हैं, तो मैं इसको परफॉर्म प्रैक्टिकली नहीं कर रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लैडर को। तो ब्लैडर आपकी कंडीशंस जैसे कि खासकर जीबीएस ट्रांसम्बलाइटिस इसमें इलाज हो सकता है, तो उसका आपने पैल्पेट करना है। उसके लिए मेथड ये है कि आपने अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है और लेफ्ट हैंड से आपने उसको इस तरह उसकी ब्लैडर की शेप बना के आपने उसको नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है। सो आपके हैंड के अंदर ये ब्लैडर आ जाएगा, ठीक है। उसको आप परकस भी कर सकते हैं। सो ब्लैडर को आप पैल्पेशन ये इस तरह कर लेनी है।
पल्पेशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेप आता है आपका परकशन का। परकशन के हमारे दो एम होते हैं, एक तो हम इसके साथ विजरा को लोकेट कर सकते हैं, हम मैसेज जो है उनकी बाउंड्रीज को लोकेट कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द फ्लूइड कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड है या नहीं है और इसका एक्सटेंड क्या है। सो परकशन के लिए आपने क्या करना है, प्लेक्सीमीटर को पहले से यहाँ शुरू करनी है, अम्बलाइकस तक आना है आपने, और फिर अपने साइड पे मूव कर जाना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये मुझे सारी रेजोनेंट मिल रही है, फिर मैंने इसमें इस तरह मूव करना है, ठीक है। थ्रू आउट मुझे रेजोनेंट मिल रही है, मैं दूसरे पे जाऊंगा पास में, तो मुझे थ्रू आउट रेजोनेंट साउंड मिल रही है, तो मैं इसमें कुछ और नहीं करूंगा। सपोज अगर मुझे यहां से मूव करता जा रहा था, सपोज मुझे यहाँ पे डल मिल गई है, तो नॉर्मली ये डल एरिया नहीं है, ये रेजोनेंट एरिया है। सो मैं इसको चेक करूंगा कि कहीं इसमें फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव है कि इसमें परकशन डलनेस पॉजिटिव है कि नहीं है। सो फ्लूइड थ्रिल इसके अंदर हम देखेंगे कि शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं जहाँ पे मेरी इस पेशेंट में चूंकि पूरी रेजोनेंट है, तो इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं इसमें शिफ्टिंग डलनेस करूंगा, ना मैं इसमें फ्लूइड थ्रिल करूंगा। लेकिन अगर इस पेशेंट में सपोज यहाँ पे अगर मुझे जो नॉर्मल साउंड है, ये वाली सुन रहे हैं आप, इसमें अगर नॉर्मल साउंड मेरी यहाँ पे चेंज हो जाती है, यहाँ पे डल हो जाती है, तो मैं देखूंगा कि क्या ये डल है एग्जैक्टली कि नहीं है। तो उसके लिए मैं पेशेंट को राइट साइड पे मूव कर सकता हूँ। इसी पेशेंट को मैं राइट साइड मूव करूंगा और उस साइड पे मैं इसको रखूंगा फॉर फ्यू सेकंड्स, ठीक है। आप 5-10 सेकंड रखें और फिर उसी साइड को परकस करें। तो अगर आपको वो साइड दोबारा जो है वो रेजोनेंट मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो फ्लूइड था वो मूव कर गया उस साइड पे। तो इसको कंफर्म करने के लिए जब आप उसी साइड पे जाएंगे जो आपकी पहले रेजोनेंट नहीं डल साइड थी, तो उस पर आप दोबारा कंफर्म करेंगे, तो वो आपको दोबारा वहाँ पे भी फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव हो जाएगा आपका इसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप फ्लूइड थ्रिल के बाद जो है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है परकशन का, अस्कल्टेशन का। सो अस्कल्टेशन पीडियाट्रिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ऐसा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बेसिकली इसके अंदर हम देखते हैं कि फ्लूइड उसकी जो मूवमेंट गट की वो कैसी है इसकी। तो उसके लिए हम एस्केलेट पेशेंट करते हैं, हम अम्बलाइकस के साथ जो एरिया हमारा है आइलिक फोसा और अम्बलाइकस के दरमियान का एरिया, वहाँ पे एस्केलेट करते हैं उसको, और उसको फॉर द पीरियड ऑफ आइडली जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए एस्केलेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी नॉर्मली जो बाउल साउंड है वो एवरी 5 to 10 सेकंड के बाद आपकी बाउल साउंड्स आती होती हैं। सो एस्केलेशन के लिए आप इसको टेम्परेरी एस्केलेट करें, और अगर आपकी बाउल साउंड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और बाउल साउंड कम आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई पैराटिकाली हो सकती है। फ्लूइड थ्री में बताना भूल गया था। फ्लूइड थ्री के लिए आपने क्या करना है, अगर आपको ग्रॉसली यहाँ परकस किया आपने और यहाँ पे ही आपको अगर परकशन और डल मिल रही है, तो आप फ्लूइड थ्री करेंगे। उसके लिए आप कहेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि अपना हाथ बिल्कुल यहाँ पे, या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं कि आप यहाँ पे 2 हाथ रखें, ठीक है बेटा, यहाँ पे रखो, और यहाँ से आपने एक साइड से प्रेस करना है और दूसरी साइड से फील करना है। फ्लूइड थ्रिल अगर आ रही है तो आपकी पॉजिटिव होगी, आपको एक वाइब्रेशन फील होगी जो कि ट्रांसफर हो रही होगी। सो ये बेसिक थी पीडियाट्रिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की। सो इसके बाद आपने हर्नियल ओरिफिसेस चेक करने और फिर जो है उसकी जो है रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। थैंक यू।